नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मानव रक्त। दोस्तों, मानव रक्त का जो टॉपिक है यह सभी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से लगभग 2 से लेके 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इस हिसाब से जो टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को, जो मानव रक्त का टॉपिक है, हम आप तक टोटल 2 पार्ट में पहुंचाएंगे तथा यह भाग 1 हमारा है। तथा भाग 1 में हम सभी उन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट और फैक्ट को कवर करेंगे जो मानव रक्त से बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप याद रखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मानव रक्त से संबंधित हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा है, रक्त जो होता है, हमारा जो ब्लड होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। आप याद देखिएगा, हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तथा हमारे रक्त मतलब जो मानव शरीर में रक्त की मात्रा है, शरीर के भार का लगभग 7% होती है। तो इसे याद रखिएगा आप, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होती है। तथा रक्त जो होता है, हमारा जो ब्लड होता है, एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, ये सभी जो फैक्ट और पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तथा आगे भी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो इनको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि रक्त एक क्षारीय विलयन होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। तथा एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से लेके 6 लीटर ब्लड यानी कि रक्त होता है। आप याद रखिएगा, एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से लेके 6 लीटर ब्लड यानी कि रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो होता है महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर जो ब्लड होता है वह कम पाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ हमारा जो रक्त है, इसको हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में 2 पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये 2 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिर कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल। तो इन्हीं 2 पदार्थों के बारे में हम पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा से जुड़े फैक्ट को जान लेते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है? यह एक रंगीन तरल होता है और इसका अधिकाधिक जो भाग होता है, लगभग 90% जल का जल होता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो प्लाज्मा होता है यह एक रंगहीन यानी कि कलरलेस लिक्विड होता है। तथा इसका अधिकाधिक भाग, लगभग 90% जो इसका भाग होता है वह जल होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा प्लाज्मा में अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, जो प्लाज्मा होता है इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो प्लाज्मा होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स और अपशिष्ट को ले जाने का कार्य भी करता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फैब्रिनोजन यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन, इसे आप याद रखिएगा। यकृत में बनने वाले कौन कौन से प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं? तो ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फैब्रिनोजन। तो ये सभी यकृत में बनने वाले प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। इसके बाद हम रक्त कोशिकाओं यानी कि ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो पहली हो गई आरबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। उसके बाद डब्ल्यूबीसी आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में आप याद रखिएगा। हमारा जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तो इसे आप याद रखिएगा। तो आरबीसी के बारे में ये बात कर लेते हैं। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं। यह जो आरबीसी होती है, यह कोशिकाएं गोलाकार होती हैं तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। आप याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मैंने उनको हाईलाइट भी किया हुआ है जिससे आपको आसानी होगी नोट्स बनाने में। तो इन्हें आप जरूर नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये
मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फैक्ट हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहली खास बात क्या है आरबीसी की, कि ये जो कोशिकाएं होती हैं ये गोलाकार होती हैं और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का जो रंग होता है वह लाल होता है। इसे आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण जो होता है हमारे रक्त का रंग रेड यानी कि लाल होता है। तो आप याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे ब्लड का जो रंग होता है वह लाल होता है। तथा आरबीसी का जो निर्माण है यह अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। इसे आप याद रखिएगा, बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। तथा ये ऑक्सीजन के वहन का कार्य करती है। ऑक्सीजन के वहन का जो कार्य है यह किया जाता है किसके द्वारा, तो आरबीसी के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा इनका जो जीवन काल है लगभग 120 दिन का होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। जो आरबीसी का जीवन काल होता है, लाइफ पीरियड होता है, वो होता है 120 दिन, लगभग 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। तथा रक्त का जो हमारे पीएच मान है यह 7.35 से लेके 7.45 के बीच होता है। तो मतलब आपके एग्जाम में अगर 7.35 से लेके 7.45 के मध्य कोई भी ऑप्शन दिया हो, अगर लाल रक्त कणिकाओं का पीएच पूछा हो तो आपका सही आंसर यही होगा। यानी एग्जैक्ट इसको मानते हैं हम 7.4 एग्जैक्ट, यानी कि जो अपने सुविधा के हिसाब से हम इसको मानते हैं 7.4 जो होता है हमारे रक्त का पीएच मान होता है। इसके साथ एक और पॉइंट आप याद रखिएगा, जो प्लीहा होता है, जो स्प्लीन होता है जिसको हम कहते हैं प्लीहा, प्लीहा को इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन। तो जो स्प्लीन होते हैं ये आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के कब्रगाह कहे जाते हैं। याद रखिएगा आप, जो प्लीहा होते हैं या स्प्लीन इनको हम कहते हैं, ये आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के कब्रगाह कहे जाते हैं, क्योंकि यह मृत आरबीसी का निपटान करते हैं। यानी जो आरबीसी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं उनको निपटाने का जो कार्य है वह प्लीहा के द्वारा किया जाता है। तो इस कारण से प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो हमने बात कर ली है आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स हमारी होती हैं ये अनियमित आकार की तथा केंद्रक युक्त होती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा। हमने आपको बताया था कि जो आरबीसी हमारी होती हैं, हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, इनमें जो होता है केंद्रक का अभाव होता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु जो डब्ल्यूबीसी होती है, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। तथा रक्त में आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूसी की मात्रा मतलब संख्या कम होती है। इसे भी आप याद रखिएगा। हमारे ब्लड में जो है आरबीसी की अपेक्षा डब्ल्यूसी की जो संख्या है वह कम होती है। ये हमारे शरीर में संक्रमण, ये हमारे शरीर से संक्रमण की मतलब हमारे संक्रमण से शरीर की रक्षा मतलब संक्रमण से ये शरीर को बचाने का जो कार्य है वह डब्ल्यूबीसी के द्वारा किया जाता है। इसे आप याद रखिएगा। ये जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये संक्रमण से शरीर की रक्षा भी करती हैं। इसके बाद ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। रक्त कोशिकाओं में ये सबसे बड़ी होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। तो इसमें भी आप याद रखिएगा। इनका जीवन काल की अगर हम बात करें तो लगभग 10 से लेके 13 दिन तक इनका जीवन काल होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। तो इसे आप याद रखिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद अगर इनके निर्माण की अगर हम बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी होती है इनका निर्माण कहाँ कहाँ होता है, लसिका गांठों, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा बोन मैरो में, ये इन सभी स्थानों पे जो है डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। यानी लसिका गांठों में, प्लीहा में, थाइमस ग्रंथि में और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का। तथा जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, हमारी जो डब्ल्यूबीसी होता है, ये एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती है और शरीर से
शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि मैंने आपको बताया था जो WBC होती है संक्रमण से यानी कि इन्फेक्शन से हमारे शरीर को बचाती हैं, तथा एड्स में जब एड्स किसी व्यक्ति को हो जाता है तो WBC की जो संख्या है वह कम हो जाती है। इससे भी आप याद रखिएगा, एड्स नामक जो बीमारी होती है इसमें WBC की जो संख्या है वह बहुत ही कम हो जाती है। यानी हमारे शरीर में जो संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती हैं WBC की कोशिकाएं, वे नष्ट होने लगती है, नष्ट होकर बहुत ही कम हो जाती हैं जब किसी व्यक्ति को एड्स नामक बीमारी हो जाती है। इसके बाद आइए बात करते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। तो ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सूक्ष्म एवं रंगीन होते हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये सूक्ष्म एवं रंगीन होते हैं, इनमें केंद्रक जो है नहीं पाया जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा RBC में और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है, परंतु WBC कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद एक चीज़ और आप याद रखिएगा, इनका भी निर्माण जो है बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में इनका भी निर्माण होता है। तथा ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये रुधिर स्कंदन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। यानी ब्लड क्लॉटिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है प्लेटलेट्स का। ब्लड मतलब खून का थक्का जमाने में, ब्लड क्लॉटिंग करने में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है प्लेटलेट्स का, तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा ये रक्त वाहिकाओं की मरम्मत करते हैं तथा संक्रमण से भी शरीर की रक्षा करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 3 से 5 दिन का होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका भी जीवन काल होता है लगभग 3 से लेकर 5 दिन, तथा इनकी मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। कहाँ? तो प्लीहा में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। जो प्लेटलेट्स होती हैं इनकी मृत्यु होती है प्लीहा में। इसके बाद रक्त के कार्य की अगर हम बात करें तो हमारे ब्लड का फंक्शन क्या क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये जो हमारा रक्त होते हैं ये O2 यानी कि ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का, हार्मोन्स का और अपशिष्ट का परिवहन करते हैं, इसे आप याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का और हार्मोन्स और अपशिष्ट यानी कि वेस्ट जो होते हैं मटेरियल हमारे शरीर में, उनके परिवहन का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है। शरीर के ताप नियंत्रण और शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य भी करता है रक्त, तथा रक्त का थक्का जमना भी एक इसका मेन कार्य है। तथा इसके बाद शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना और घाव को भरना भी मेन फंक्शन होता है रक्त का। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं, इम्पॉर्टेंट फंक्शन होते हैं रक्त के, ब्लड के, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हम कवर करेंगे जो कि है रक्त का थक्का बनना। ये सुपर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तथा यह जो रक्त का थक्का हमारे शरीर में बनता है, जब भी घाव लग जाती है तो हमारा जो घाव जम जाता है, रक्त का थक्का बन जाता है, तो ये जो रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया वह बहुत ही जटिल होती है। तो इसे आप याद रखिएगा, जो रक्त मतलब रुधिर का थक्का बनता है यह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, यानी कि बहुत ही लेंदी प्रक्रिया होती है। कई चरणों में यह प्रक्रिया चलती है, फिर जाके जो है ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो रक्त के जमने में प्रमुख चरण निम्न है, इन्हें आप याद रख सकते हैं। तो सामान्यतः रुधिर यानी कि ब्लड जो होता है रुधिर वाहिनियों में नहीं जमता, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिकाओं से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे जो रुधिर होते हैं रुधिर वाहिनियों यानी कि जो रुधिर जिस नसों में बहता है उसमें नहीं जमता, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिकाओं से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित यानी कि रक्त में उपस्थित जो हमारा प्लेटलेट्स होता है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ का स्राव करता है। तो ये पहला चरण होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं क्षत ऊतक। उसके बाद प्लेटलेट्स मिलके जो होते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करते हैं। इसके बाद ये पहली प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या कह रही है? थ्रोम्बोप्लास्टिन एवं कैल्शियम की उपस्थिति में रुधिर में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ थ्रोम्बिन में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी जो हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ है यह थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में, आप याद रखिएगा, हमारे ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ होता है वह थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में जो है एक थ्रोम्बिन नामक पदार्थ बनाता है। तो ये दूसरा चरण होता है, रक्त के थक्का जमने का ये दूसरा चरण होता है। उसके बाद तीसरा चरण क्या कहता है? जब थ्रोम्बिन
प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन को उत्प्रेरित करता है तो उसे फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं में बदल देता है। तो इसके बाद जो फाइब्रिनोजन होता है यह फाइब्रिन नामक अघुलनशील तंतुओं का निर्माण करता है। इसके बाद जो ये फाइब्रिन होते हैं यही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो चौथे चरण में जो जाके हमारा ब्लड जमता है तो फाइब्रिन के जो तंतु होते हैं वो जाल बनाते हैं जिसमें रुधिर कणिकाएं फंस जाती हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। तो लास्ट में जो मेन रोल होता है फाइब्रिन का होता है रक्त का थक्का बनाने में। तो फाइब्रिन प्लस आरबीसी यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं मिलके रक्त का थक्का बनाती हैं। तो इतनी जटिल प्रोसेस से होकर गुजरता है जो रक्त का थक्का हमारे शरीर में बनता है। तो इन्हें भी आप एक नज़र में देख लीजिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो मानव रक्त का फर्स्ट पार्ट में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं तो उनको हमने कवर कर लिया है तथा भाग 2 में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे यानी कि रुधिर वर्ग के बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। रुधिर वर्ग का भी टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो पार्ट 2 में हम रुधिर वर्ग को कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमेश यादव और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने अभी अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं, जहाँ पे मेरी पेड क्लासेस भी चलती है। तो फ्री क्लासेस भी आप रेगुलर दे सकते हैं एवरीडे। एसएससी में, रेलवे में, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस आ रहे हैं सारे सेक्शंस के लिए मैं आपको फ्री क्लासेस वहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। करना सिर्फ इतना है आपको कि अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और वहाँ पे आपको कोड टाइप करना है विमरीस @14। विमरीस मेरा नाम है, @ जो है स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा और 14 डिजिट हो जाएगा, जिससे आप फ्री क्लास है जो बिल्कुल फ्री है, बिना किसी पैसे लगाए जो वीडियोस मिलेंगी वो आप जा करके वहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। उसके बाद दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जो वीडियो प्रेजेंट करी जा रही है आपको शिक्षा सिटी पे, तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। चलिए वीडियो देखते हैं।